मैं क्या अभी कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से ही बात कर रहा हूँ? गजब है। यानी एक जो परिवार होता है ना, वो व्यक्ति से बड़ा होता है। प्रधानमंत्री जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता, पूरे देश का होता है। कि मुसलमानों के लिए देश सुरक्षित नहीं है इस सरकार में? कि प्रधानमंत्री को गाली देने का नाम विपक्ष नहीं है। तो आप यूसीसी के समर्थन में रहेंगे कि नहीं? कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। तुझको तेरी बेदर्दी की कसम है जाने वफा, ये जुल्म न कर, अपनों पे सितम गैरों पे करम, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। इसके अलावा देश में तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर इस वक्त चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार इस वक्त लगातार यूसीसी पर बात कर रही है। ऐसे में आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो इस वक्त तमाम ऐसे बयान दे रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि कुछ बयान बीजेपी के पक्ष में है, कुछ उनकी पार्टी कांग्रेस के पक्ष में बयान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल कि सवाल जवाब का सिलसिला मैं शुरू करूं, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मैं क्या अभी कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से ही बात कर रहा हूं? क्योंकि आपके बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, बहुत कुछ अंदेशा दिख रहा है। देखिए रोहित, राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त झूठ बोला जाए। राजनीति तो सच बोलने का काम, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो आपको जो ये कन्फ्यूजन है, या ये कन्फ्यूजन में आप हैं, या आपको डाला गया है, या आप जाना चाहते हैं, तो इसका जवाब मुझ पे कुछ नहीं है। ये बात आप कांग्रेस पार्टी से पूछें तो बेहतर रहेगा। लेकिन मेरा फिर सवाल वहां पर यही हो जाता है, जब आप ऐसे बयान देते हैं, पीएम मोदी की आप तारीफ करने लगते हैं, पार्टी लाइन से हटकर बयान होता है, आला कमान को दिक्कत नहीं होती क्या? फोन नहीं आते क्या आपको फिर? देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता, पूरे देश का होता है। और अगर मोदी जी को इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है तो उनको मानना तो पड़ेगा। और अगर कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता कोई सही बात कहता है या कोई सही फैसला लेता है तो उसकी सराहना करना तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। और हमारे देश के अंदर इतिहास साक्षी है कि जब जब पंडित नेहरू ने कोई अच्छा फैसला लिया तो उनके विरोधी भी उनका स्वागत करते थे, सम्मान करते थे। जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो उनकी नीतियों के घोर विरोधी थे, उन्होंने उनको दुर्गा कहा। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेसी हो गए थे? दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव जी की सरकार में भारत का प्रतिनिधित्व रखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए यूएन में भेजा गया, यूनाइटेड नेशन में भेजा गया। बिल्कुल। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेसी हो गए थे? तो सवाल ये है कि मैं एक दुष्यंत का बहुत अच्छा शेर है, दुष्यंत कुमार का, कि गजब है सच को सच कहते नहीं वो, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरान व उपनिषद ओढ़े हुए हैं, चढ़ाते फिर रहे हैं जो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर सब बोले हुए हैं। लेकिन फिर यहाँ पर वो बात आती है कि आप कहते हैं कि देवता पुष्प बरसाने लगे, गधे चिल्लाने लगे। 21 पार्टियां विरोध में थी, सबने देखा। ये गधे आप किसको फिर कह रहे हैं? मैंने किसी को नहीं कहा, ना मैंने उसमें किसी पार्टी का नाम लिया, ना मैंने उसमें किसी नेता का नाम लिया। भारतीय संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का जो सनातन धर्म है, उसकी परंपरा है कि जब कोई अच्छा काम होता है तो देवता पुष्प बरसाते हैं। कहावत है गधे चिल्लाते। लेकिन तो मैंने तो किसी को नहीं कहा कि ये गधा है या वो गधा है। तो फिर आप ये अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि मैंने किसको गधा कहा? नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना, वो जो ताबूत दिखाते हैं जब इनॉग्रेशन होता है, ताबूत शेयर कर देते हैं। कुछ लोग बयान देते हैं कि राज्याभिषेक होने वाला है। तो जब ऐसे में आपका बयान आता है ना, तब उन पार्टियों से जोड़ कर देखा जाता है कि आप उनको जवाब दे रहे हैं। नहीं, ये तो मेरे बयान को किस तरह से लिया जाता है, कौन किस तरह से लेता है, ये तो उनका काम है। मैंने तो बोला, मैं तो देश हित की बात करता हूँ। देश की नई संसद बन रही है, उसका उद्घाटन हो रहा है, उसको आप ताबूत बता रहे हैं। आप मेरे अपने हो सकते हैं, निजी रूप से मेरे अपने
बहुत करीबी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं रोहित के व्यक्ति से परिवार बड़ा होता है, यानी एक जो परिवार होता है ना वो व्यक्ति से बड़ा होता है, और पार्टी परिवार से बड़ी होती है, लेकिन देश पार्टी से बड़ा होता है। तो जब हमारे देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा है तो उसका बायकॉट करने का जो फैसला था मैं उससे सहमत नहीं था, ना आज हूँ। तो मैंने अपनी राय जाहिर कर दी। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें इनर डेमोक्रेसी है, बोलने की आज़ादी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन जब आप बात तो मैं बोला बिल्कुल, लेकिन जब आप बात करते हो तो उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं, राजनीति में हमेशा से होता आया है। तो सबसे बड़ा सवाल फिर वहां पर यह हो जाता है कि क्या प्रमोद कृष्णम व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी को पसंद करते हैं? मैं नापसंद करूं तो एक पार्टी के लिहाज से नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर पूछूं। थोड़ी देर को आप सोचो कि मैं नापसंद भी करूं तो पीएम मोदी तो पीएम ही रहेंगे ना। ये बात तो बिल्कुल। तो मेरी पसंद का नापसंद का कोई मूल्य तो है नहीं। देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता बनाती है, और देश की जनता ने उनको 2014 में प्रधानमंत्री बनाया, फिर 19 में बनाया। हम लोग तो उनके विरोधी हैं। हमारे विरोध के बावजूद जनता ने हमारी बात नहीं सुनी, उनको दूसरी बार बनाया। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए कि मैं 24 घंटे अपने प्रधानमंत्री को गाली दूं? विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है, विरोधी दलों का मतलब ये नहीं होता है कि प्रधानमंत्री को गाली देने का नाम विपक्ष नहीं है। और अगर कोई ऐसा समझता है कि देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का नाम विपक्ष है, तो ये ख्याल और ये विचार उनको मुबारक हो। लेकिन 2014 से आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद इस देश में एक तबका ऐसा भी रहा है जो लगातार बीजेपी पर कटाक्ष करता रहा, पीएम मोदी पर कटाक्ष करता रहा, और खासकर एक समुदाय को लेकर वो बताता रहा कि मुसलमानों के लिए देश सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुसलमान डरे हुए हैं। डरे नहीं है? पक्का? बिल्कुल नहीं है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मुसलमान तो सिर्फ परमात्मा से डरता है, सिर्फ अल्लाह से डरता है। गांधी जी कहा करते थे ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये देश बड़ा महान है रोहित जी। इसमें मुसलमान अगर डर रहा होता, ये मुसलमानों को डराने की जो बात है मुझे तो गले उतरती नहीं बिल्कुल। और मैं बड़े साफ तौर से कह रहा हूँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू खतरे में, कुछ लोग ये कहते हैं मुसलमान बड़ा डरा हुआ। दोनों ही बातें गलत हैं। ना हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में क्यों होगा? 1000 साल तक इस देश पे विदेशी हुक्मरानों ने हुकूमत की, जिसमें 800 साल मुगलों ने, हूडों ने, है ना, अफगानों ने, मंगोलों ने, और 200 साल अंग्रेज़ों ने की। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को मिटाने की कोशिशें की गई, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी बड़ी है, इतनी विराट है, इतनी विशाल है कि वो नहीं मिट पाई। तो 1000 साल में जो संस्कृति नहीं मिटी, वो 2, 4, 10, 5 सालों में। लेकिन फिर जब पीएम मोदी मस्जिद जाते हैं तो आप कहते हैं कि रहने दे थोड़ा सा भरम, फिर क्यों है? क्या डर है कांग्रेस के कि कहीं इसका इन्फ्लुएंस देश के मुसलमानों के वोट बैंक में न पड़ जाए? नहीं, अगर कोई कांग्रेस का नेता मस्जिद जब जाता है तो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ये कहती है ये मुल्ला हो गए हैं, मौलवी हो गए हैं। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम किसी जगह पैगंबर मोहम्मद साहब की तारीफ कर दें, जिनको के करोड़ों मुसलमान अपना आइडियल मानते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं, नबी मानते हैं, तो बीजेपी कहती है आचार्य प्रमोद कृष्णम तो साहब मुल्लों के आचार्य हैं, मुसलमानों के आचार्य हैं। बीजेपी के कई राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय नेता ओपन टेलीविज़न पर ये बात कहते सुने दिखाई दिए होंगे आपको। आप सोशल मीडिया पे जाइए, सारी भाजपा लगी रहती है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मुसलमानों के धर्म गुरु हैं, शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं। तो सवाल इस बात का है कि हम अगर मस्जिद, मैं तो गया भी नहीं कभी मस्जिद, लेकिन अगर किसी कभी जाएंगे, क्यों नहीं? मस्जिद कोई ऐसी जगह है जहाँ नहीं जाया जा सकता है? क्या खुदा का घर सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है? और भगवान का घर सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है? क्या अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है? अगर अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का होता तो हम लोग कैसे ज़िंदा होते? हिंदू कैसे रहते? ईसाई कैसे रहते? और अगर भगवान सिर्फ हिंदुओं का होता तो मुसलमान कैसे ज़िंदा होते?
ये बहुत छोटे ख्याल की बातें हैं। परमात्मा ना किसी ने देखा है और ना उसे कोई देख पाता है। परमात्मा को अगर देखना है तो उसकी इस कायनात में देखना पड़ेगा, उसकी बनाई हुई सृष्टि में देखना पड़ेगा। लेकिन तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम मुसलमानों की बात करें तो आप कहते हो साहब ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं साहब, मुस्लिम तुष्टीकरण है। तो भाई प्रधानमंत्री जी जब मस्जिद जाते हैं और वो यहाँ के मुसलमानों से कम मिलते हैं, विदेश के मुसलमानों से बड़ा झप्पी सप्पी पाके मिलते हैं, गले मिलते हैं, हाथ फैला के, बाहें फैला के। तो मैंने कहा कि तुझको तेरी बेदर्दी की कसम है जाने वफा, ये जुल्म न कर, अपनों पे सितम गैरों पे करम, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। लेकिन कांग्रेस वालों को तो दिक्कत ये भी होती है ना कि राम मंदिर का शिलान्यास की नींव रखने चले जाते हैं, उज्जैन चले जाते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए पीएम मोदी चले जाते हैं। मतलब एक पीएम पद पे होने के बावजूद भी वो अपने धर्म को मानते हुए जब आगे खड़े होते हैं तो कांग्रेस उस पर भी सवाल खड़े करती है। मुझे तो नहीं लगता कि धर्म को मानने पे सवाल खड़े करती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मंदिर जाना, मस्जिद जाना ये आस्था का विषय, और भारत का संविधान अपनी निजी आस्था को मानने की, पूजा पद्धति की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट्स है। हमारा जो मूलभूत अधिकार है और मूलभूत ढांचा है वो तो धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन अगर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कोई ये समझे कि सिर्फ हिंदुओं को गाली देने का नाम धर्मनिरपेक्षता है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ और मैं इसका समर्थन नहीं करता। और अगर कोई कहे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सिर्फ ये है कि मुसलमानों को गाली दो, मुसलमानों को गद्दार बताओ, मैं इस बात से भी सहमत नहीं। लेकिन अभी मैंने हाल फिलहाल में आपके साथ अक्सर डिबेट में वो रहते भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, उनसे मैंने भी बातचीत की थी हाल फिलहाल में। उनका एक बहुत बड़ा सवाल था, उसका जवाब भी उन्होंने दिया खुद से, कि जो सड़कें हैं ये तो मुस्लिमों के नाम पे आप दिल्ली में ऐसे रख रखे हैं जैसे लगता है कि ये मुसलमानों का ही पूरा क्षेत्र है। उन सड़कों का नाम बदलना चाहिए, तुगलक नेक का नाम बदलना चाहिए, पीजे अब्दुल कलाम मार्ग होना चाहिए, हो भी गया। तो उस पर आपकी क्या राय है? जब सुधांशु त्रिवेदी आपका अक्सर आपके साथ डिबेट में भी रहते हैं, बहस आपकी तीखी होती है, क्या कुछ कहना है? नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा में है ना? हाँ, कांग्रेस में तो नहीं। हाँ, तो चाहिए का क्या मतलब है कि होना चाहिए? ये तो हम कहें कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कर दीजिएगा, उनकी तो सरकार है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप भी चाहते हैं कि सड़कों का नाम बदला जाना? सवाल मेरा है ही नहीं। हमारी हैसियत क्या है राजनीति में? हमारे पास तो 50-52 सांसद हैं, देश तो 10 साल से आपके हाथों में, कर दो ना। करते क्यों नहीं? किसी ने रोका है क्या? और अगर हम रोकेंगे तो आप रुक जाएंगे? नोटबंदी हमने कही थी क्या? अब सारे काम अगर सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि वो हमारे ही कहने से करते हैं, तो हम तो ये भी कह रहे हैं भाई आप इस्तीफा दे दो। नहीं देंगे ना। तो आपने नोटबंदी का फैसला किया, आपने आप किया। आपने किसान बिल का फैसला किया, आपने आप किया। किसानों का बिल लाए, किसी से पूछा नहीं। और जब बिल लाए, आंदोलन हुआ, तो 1 साल तक तमाम बीजेपी के नेता टेलीविज़न पर रोज़ चिल्लाते थे। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, सारे कहते थे ये किसानों के हित में है बिल, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये आतंकवादियों का आंदोलन है, खालिस्तानियों का आंदोलन है, नक्सलवादियों का आंदोलन है। ये कौन कहता था? बीजेपी के नेता कहते थे ना। फिर उसको बिल को वापस ले लिया। तो मेरा सवाल आज भी है कि यदि वो बिल किसानों के हित में था तो वापस क्यों लिया? और अगर वो किसानों के विरोध में था तो लाए क्यों? तो ये सब काम तो आप ही करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस देश में विदेशी आक्रांताओं, हमलावरों के नाम पर रोड्स हैं, अभी पार्क हैं, अभी इमारतें हैं, बदल दो। रोक कौन रहा है? बदलते क्यों नहीं? बदलते नहीं। उनका मोटिव ये है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के साथ खड़ी है, बाकी सारी जो पार्टियां हैं वो हिंदुओं की दुश्मन है। वो ये दिखाना चाहते हैं। जानते वो भी हैं, वो जानते हैं इस बात को कि ना वो हिंदुओं की अकेली समर्थक पार्टी है, ना कोई हिंदुओं का विरोधी है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल डेमोक्रेसी के अंदर किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हो सकता है और किसी एक कम्युनिटी के पक्ष में होकर के आगे राजनीति नहीं कर सकता है।
किसी भी एक जाति और एक धर्म को लेकर के देश के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, देश के इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती। बिल्कुल, लेकिन फिर यूसीसी लेके आ रहे हैं ना, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चाएं हो रही हैं, एक देश एक कानून। फिर रोहित उसी सवाल पे आ गए, अरे लेके आ रहे हैं, लाओ ना, हमसे पूछ क्यों रहे हो? नहीं तो जनता ने फिर आप लोग कहेंगे चर्चाएं नहीं करते। चर्चा करते कहाँ हैं? और चर्चा करने से लाभ क्या है? जो करना कर दो, झगड़ा मिटाओ। आप यूसीसी के समर्थन में रहेंगे कि नहीं? मैंने फिर आपसे कहा, एक देश में एक कानून होना चाहिए, इसका समर्थन तो सबको करना चाहिए। अलग अलग क्यों कानून हो, लेकिन इसमें बड़े पेंच हैं, बड़े सवाल हैं, क्योंकि भारत जो है ये विविधताओं का देश है। हमारे जो कस्टम्स हैं, जो सोशल समाज के जो कस्टम हैं, उनका क्या करोगे आप? नागालैंड में जो रिवाज हैं उनका क्या करोगे? मणिपुर में क्या करोगे? आसाम वालों का क्या करोगे? दक्षिण भारत वालों का क्या करोगे? पहाड़ पे जो लोग रहते हैं उनका क्या करोगे? और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात क्या रोहित, बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है ये, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाहते हैं कि सारे लोग एक समान हो जाए, तो आरक्षण का क्या करोगे? सवाल है, बड़ा सवाल। बिल्कुल बड़ा सवाल। जातियों के नाम पे जो भेदभाव हो रहा है कि भाई ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये दलित हैं, ये नॉन दलित हैं, ये ब्राह्मण, इनका क्या करोगे? ये तो फिर धर्म के नाम पर विभाजन हो या जातियों के नाम पर विभाजन हो, विभाजन तो विभाजन है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी तक मेरी बात पहुँचे, तो मुझे पहले तो ऐसा लग रहा है कि वो जो चीन में एक सिस्टम है उसे लागू करना चाहते हैं। सब एक बराबर, चीन से ज़्यादा प्रभावित लगते हैं। हमारी जनसंख्या भी उनसे ज़्यादा हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर उनको लगता है कि देश में सब एक समान होने चाहिए, तो इसको क्लैरिफाई करने की जो जिम्मेदारी है वो तो गवर्नमेंट की है, सत्ताधारी पार्टी की है कि आप आरक्षण पे क्या करेंगे, आप जो पर्सनल लॉ हैं उन पे क्या करेंगे। हमारे भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं। अब मान लीजिएगा मैं कहूँ कि सारे देश में विवाह संस्कार एक जैसे होने चाहिए, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं है। मुसलमान कहेंगे साहब हम तो निकाह करेंगे, हम कहेंगे हम तो फेरे फेरेंगे। हमारे ही हिंदुओं में बहुत से लोग हैं जो फेरे नहीं फेरते, उनके अलग अलग रीति रिवाज हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, और जो हिल स्टेट्स हैं उनमें अलग है ना, बॉर्डर स्टेट्स में अलग है। बहुत से अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, त्योहार, इतने भिन्न भिन्न रिवाजों का देश है ये, विविधताओं का देश है, बहुत विविधताएं हैं। तो ये फैसला बड़ा अच्छा है कहने सुनने में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो ये देश की जनता को समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? आचार्य प्रमोद कृष्णम की, कांग्रेस की? ये तो बीजेपी की जिम्मेदारी है, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार अगर चाहती है कि देश के हित में कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, देश के हित में, तो मैं स्वागत करूंगा। लेकिन अगर सरकार की नीयत ठीक नहीं है, सरकार ये चाहती है कि हम कॉमन सिविल कोड का जब नाम लेंगे तो विपक्षी तमाम नेता इसको कहेंगे साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, तो हम ढोल बजाएंगे, भोंपू बजाएंगे, और देखो ये जो विपक्ष है, ये जो कांग्रेसी है ना, ये तो देखो नागरिक संहिता के, समान नागरिक संहिता के विरोधी हैं, ये तो कॉमन सिविल कोड विरोधी हैं, और हम देश के हित में लाना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित कर दो, कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी घोषित कर दो, तो इनका काम हो गया 50 साल तक का। मान रहे हैं आप 50 साल? ये तो देश की जनता बताएगी। 24 आ रहा है, अच्छा, लेकिन 24 में देश की जनता को फैसला करना है क्या नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ही देश को सौंपना है तीसरी बार, या उनसे छीनना है। 24 का जिक्र करेंगे, लेकिन जब यूसीसी की बात हो तो एक शख्सियत की यहाँ पर बात होना बेहद ज़रूरी है। आप भी उनसे काफ़ी प्रभावित नज़र आते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके लिए आप ट्वीट करते रहते हैं अक्सर। मैंने देखा फरवरी में आपने ट्वीट किया जब रामचरितमानस को लेकर उन्होंने विधानसभा में बोला। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, यूसीसी, हिंदू राष्ट्र, और फिर योगी आदित्यनाथ से आप कितना प्रभावित? भाई सवाल इस बात का है, अगर कोई सही बात मेरा विरोधी कह रहा तो मैं उसको नकार दूं, उसका विरोध करूं। लोकतंत्र में विरोध करने के लिए विरोध नहीं होता है। कुछ बुनियादी बात होगी या नहीं,
अब कल को योगी लेकिन आदित्यनाथ एक कह आप रहे हैं। अकेले नेता हैं ऐसा। रोहित, मुझे बताओ, अगर कल योगी आदित्यनाथ कहें कि सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्योदय पूरब से होता है, तो मैं ये कहूं कि नहीं नहीं पूरब से नहीं निकलता, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, ये कौन सा विरोध और विपक्ष हुआ भाई? बिल्कुल। तो मत भिन्नता हर जगह होनी चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद स्वीकार्य है, मनभेद स्वीकार नहीं है। जब हम किसी अच्छे फैसले का भी विरोध करते हैं तो देश की जनता को अच्छा नहीं लगता। तो योगी आदित्यनाथ जी हों, मोदी जी हों, अगर ये कोई सही बात कह रहे हैं और हम इनके विपक्षी दल हैं, तो हमें उस बात का विरोध करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अफसोस की बात यह है कि आपने मेरे वो बयान देखे कि मैं प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रहा हूँ, मैं इनकी आलोचना जो करता हूँ हैं वो अभी बयान आलोचना नहीं वाले भी देखे। हैं, अभी आपने आलोचना वो वाले बयान नहीं देखे। हैं, मेरे पास है। आप क्यों चाहते हैं कि कांग्रेस के सब नेता मिलकर मेरा वध कर दें? नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। आपके वो बयान है, मैं उसका भी जिक्र करूंगा, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ, एक विपक्षी होने का मतलब ये नहीं कि आप विरोध पे ही उतारू हों, लेकिन आप समझते हैं बात, आपके कांग्रेस के और नेता क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि वो मुद्दे जो जनहित से जुड़े हैं उनका विरोध करके आप अपना ही घाटा करवाएंगे? अब कांग्रेस तो महान पार्टी है, हमारे नेता भी महान है कांग्रेस में। आप तंज मार रहे हैं। अब मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को महान नहीं कहूँ नहीं, ये तो आप कहेंगे कि साहब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को महान नहीं कह रहे, आप छोटा कह रहे हैं। हमारी पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं। हमारी पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे हैं, क्योंकि उनका कांग्रेस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव को लेके चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस एक वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश की एकता के लिए अपने बड़े बड़े नेताओं को खोया है, उनको कुर्बान किया है। कांग्रेस का सेक्रीफाइस है, महात्मा गांधी से लेकर के और आज तक कांग्रेस ने कभी देश को तोड़ने की बात नहीं की। आज राहुल गांधी भी यात्रा पे निकले तो भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने भारत तोड़ो यात्रा नहीं की, उन्होंने कुर्सी छोड़ो यात्रा नहीं की, उन्होंने सत्ता पाने के लिए यात्रा नहीं की। और हर बार वो कहते रहे कि मेरी इस यात्रा का संबंध चुनावी पॉलिटिक्स से नहीं है। जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे थे वहां वो गए भी नहीं, लेकिन फिर भी आप पूरी बीजेपी राहुल गांधी के पीछे पड़ी रहती है। लेकिन जब आप बात करते हैं 2024 को लेकर, प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर, तो आप राहुल को आगे ना करके प्रियंका गांधी की तरफ आप जाते हैं। नहीं, मैंने कब कहा कि राहुल गांधी जी नहीं होने चाहिए? नहीं, आपने ये नहीं कहा, लेकिन आप हमेशा प्रियंका के सपोर्ट में रहते हैं। सारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते थे कि राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं की। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी चाहता था राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, हम भी चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार बने, लेकिन ये फैसला तो राहुल गांधी जी का है। अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं बनते हैं, जैसा मैंने कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए कहा कि अगर राहुल जी अध्यक्ष बनना स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर प्रियंका गांधी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल लीडर हैं कांग्रेस के भीतर। दूसरा, मैंने ये कहा कि अगर देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी एक बड़ा चेहरा है। तो ये जो 2024 का चुनाव है, मुझे लगता है ये मुद्दों से ज़्यादा चेहरों का चुनाव है। तो हमें एक चेहरा देना चाहिए, सारे विपक्ष को मिलकर एक चेहरा देना चाहिए। और मैंने ये भी कहा है, मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ कि वो चेहरा कांग्रेस का होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को अगर कोई पार्टी रोक सकने की ताकत और कुवत रखती है तो कांग्रेस पार्टी है। क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टी के नेता, रीजनल पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं। मैं उनके नेतृत्व पर सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर उनको मोदी के सामने देश के प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया तो मुझे लगता है मोदी को हराना मुश्किल है। 2024 की तरफ आ ही गए हैं तो पटना में महागठबंधन की बैठक होती है। लालू यादव जी ठीक है, पर्सनली राहुल गांधी से बोलते हैं कि शादी कर लीजिए, अब दूल्हा बनना है, लेकिन क्या उन्होंने इशारा कर दिया कि महागठबंधन के चेहरे यही होंगे? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पणी लालू जी को करनी चाहिए थी। आप नहीं समझ?
नहीं, वो विवाह की बातें करना, घर परिवार की बातें करना, एक जब हम संयुक्त विपक्ष की बैठक कर रहे हैं, मैं उनकी इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूँ। विवाह करना उनका ना, स्टाइल यही रहा है हमेशा विवाह करना और ना करना ये राहुल जी का अपना व्यक्तिगत विषय है, इसका विपक्षी एकता से क्या ताल्लुक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित था, उचित टिप्पणी है, ये नॉन सीरियस बात है। राष्ट्रीय राजनीति में हमको गंभीरता लानी होगी। अगर हम नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को परास्त करना चाहते हैं, आरएसएस और इतने ताकतवर संगठनों से मोर्चा लेना चाहते हैं, तो हमें गंभीर होना पड़ेगा। हमें एक गंभीर मैसेज देश की जनता तक पहुंचाना पड़ेगा कि हम वाकई सीरियस हैं। लेकिन जब 17 पार्टियां इकट्ठा होती हैं पटना में, तो वहां पर पहले ही बहसबाजी हो जाती है कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल से ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से ये बयान आने लगते हैं कि अब जहां कांग्रेस होगी हम वहां नहीं हो। इस तरह से कैसे एक हो गए आप? अब ये तो केजरीवाल जी से पूछेगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर जो लगातार बहस चल रही है, नहीं, जो बीजेपी ऑर्डिनेंस लाई है ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को अधिकार दे दिए जाएं, क्योंकि दिल्ली की जनता के द्वारा दिल्ली की सरकार को चुना गया। उसको एक ऑर्डिनेंस में ख़त्म कर देना ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो अगर अरविंद केजरीवाल ये मांग करते हैं कि उनकी शक्तियों को छीना जा रहा है, तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ तक फैसला है विपक्ष की एकता का, तो उसमें तो और भी कई पार्टियां नहीं हैं। मायावती जी नहीं है, हाँ बिल्कुल, आपके जगन रेड्डी नहीं है, हाँ जगन मोहन रेड्डी नहीं है, नवीन पटनायक नहीं है। ये अपने अपने राज्यों के बड़े नेता हैं। तो मुझे लगता है कि सारे विपक्ष को एक बार इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि अगर हम नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं और बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, तो फिर मायावती जी से भी बात की जाए, फिर जगन रेड्डी से दोबारा बात की जाए, फिर नवीन पटनायक जी से भी बात की जाए, ओवैसी से भी बात की जाए, सबसे बात की जाए। ओवैसी भी मैं आ ही रहा था। बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट अगर विपक्ष का होगा तो आई एम श्योर के कुछ नहीं, आई एम श्योर कि बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी को हटाया जा सकता है, लेकिन अगर इस तरह से अलग अलग राग और अलग अलग ढपली लेके सब चलेंगे कि हम मोदी को हराएंगे, हम ही हरा सकते हैं, हम ही हरा सकते हैं, कांग्रेस का वजूद क्या है, हमें 300 सीट दे दो, हमें 250 सीट दे दो, तो मुझे लगता है रायता बिखर जाएगा। 14, 19, 24 फिर है, आप चुनाव लड़ रहे हैं? भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। अभी मैं 2019 का चुनाव आदरणीय भारत के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के खिलाफ लखनऊ से लड़ा था, वो जीत गए, मैं हार गया। पार्टी कोई फैसला लेगी तो विचार करूंगा, लेकिन अभी मेरी कोई इच्छा तो है नहीं ज़्यादा चुनाव लड़ने की। ओवैसी पे बात, देश के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, ओवैसी का जिक्र हुआ। ओवैसी तो कहते हैं कि जो गठबंधन बना रहे हैं ये सब मोदी के सामने टिक नहीं पाए। अच्छा, मोदी के सामने ओवैसी टिकेंगे, ये तो वो कह रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार ओवैसी को बना दिया जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित होना चाहिए, ये मेरी राय है, मेरा सुझाव है। एक फेस होना चाहिए सामने, क्योंकि ये चुनाव चेहरों का है। हाँ। अगर कोई विपक्ष में ऐसा नेता है जो ये कहता है और कि हम बिना उम्मीदवार के मोदी को हरा सकते हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये फैसला कोई मेरा अकेले का थोड़ी है या एक कांग्रेस पार्टी का थोड़ी है, संयुक्त विपक्ष का फैसला होगा। मेरी सलाह ये है कि मोदी जी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष का प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित होना चाहिए, क्योंकि बिना दूल्हे की बारात नहीं होती है, दूल्हा चाहिए। दूल्हा चाहिए। लालू जी वही बता रहे थे, मैं वही तो कह रहा था कि वो इशारा कर रहे थे क्या? नहीं, अगर वो कह रहे तो वो इस बात को साफ कहें। इशारा, ऊंट की चोरी छुप छुप के थोड़ी होती है। बिल्कुल। वो विपक्षी एकता में घोषणा करें लालू जी कि हम राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार होंगे, इसमें क्या है? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा आपकी मम्मी लेकिन कह रही थी, सुनिए, हाँ। उन्होंने कहा आपकी मम्मी कह रही थी, हाँ, ये तो पर्सनल बात हो गई ना। लेकिन ये है कि ममता बनर्जी अपनी तरफ हैं, वो चाहती हैं कि उनका चेहरा हो। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में राजनीति में वो अपने आप को आगे लेकर आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी से आप खुद ही वो होने। तो ऐसे जब नीतीश कुमार जी हैं, तो ऐसे जब लगातार 3-4 चेहरे हैं, तो इसमें सहमति क्यों नहीं बन पा रही? ऐसे मोदी साहब कैसे लड़ पाएंगे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, इसमें मैं क्या कहूँ, मैं तो अपना विचार ही तो दे सकता हूँ, कोई सिर थोड़ी फोड़ूँ जाके किसी का।
आप झगड़ा करूं आप क्या? कांग्रेस तक अरे बातें भाई, मैं तो पहुंचाते होंगे। आपके सामने हालांकि कैमरे मानता- पे कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, और विपक्ष के तमाम नेताओं से, जिन लोगों को, जिन नेताओं को, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को मोदी सरकार को हटाना है, नरेंद्र मोदी जी को परास्त करना है, तो कांग्रेस की छतरी के नीचे सब इकट्ठे हो जाओ, लीडरशिप कांग्रेस करे, प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, तभी मोदी जी को हराया जा सकता है। रीजनल पार्टियों के बस की बात नहीं है मोदी को हराना। आखिरी के 2 सवाल और। एक अरविंद केजरीवाल से जुड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी उनकी जगह पर आकर खड़ी हो रही है, इसीलिए वो किसी मुद्दे पर उनके साथ नहीं आ रहे हैं? दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल आज से नहीं, लगातार वो कहते रहे, सुबह उठते हैं कांग्रेस से गठबंधन की बात करते हैं, शाम को फिर बयान आता है उनका। तो कांग्रेस को कहीं लगता है कि अब उनके लिए खतरा, जैसे गुजरात गए, वहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार, उसकी वजह से कांग्रेस को दिक्कत हुई, तो क्या लगता है कि कांग्रेस के सामने अब पिछले 32 सालों से समाजवादी पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म हुई, तो जब हम उनको साथ ले सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी से क्या झगड़ा? और अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी जिंदगी अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मुलायम महत्वाकांक्षाओं का शायद बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, राजनीति में जो होता है सब महत्वाकांक्षी होते हैं। आप भी मैं कर रहे, महत्वाकांक्षा आपके अंदर भी होंगी। अब मैं कहूँ आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो आप मना कर देंगे क्या? हाँ, ये क्या बात है? कोई मुझसे कहेगा जी हम आचार्य जी आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मैं भी सोचूंगा यार अच्छा बन जाऊँ, ये कोई बात नहीं होती है। प्रश्न ये पैदा होता है कि जब हमारा लक्ष्य बड़ा है तो फिर हमें छोटे स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी भी जिन नेताओं को गाली देते थे उनका समर्थन ले रहे हैं, तो कांग्रेस से क्या दुश्मनी है? मेरा जो सोचना है वो ये है कि सबको अपने अपने छोटे स्वार्थों को छोड़ के इकट्ठा होना पड़ेगा, और कांग्रेस के नेतृत्व में अगर ये विपक्षी एकता की मुहिम आगे चलती है तो मुझे लगता है मोदी जी को हराया जा सकता है। आखिरी अन्यथा सब अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली बजाएंगे, ढाक पे 3 पात, और इधर हैट्रिक हो जाएगी, भगवान जाने। आखिरी सवाल, 2024 कितनी सीटें कांग्रेस देख रही है और किस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी? आखिरी आपके एक कंसल्टिंग के तौर पर कांग्रेस सबसे पहले तो कोशिश कर रही है कि विपक्षी एकता हो जाए। अगर हो गई तो ठीक है, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता, जिसमें रीजनल पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, वो इस बात को कांग्रेस की कमजोरी ना समझे, क्योंकि मोदी जी केवल कांग्रेस की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है। तो अगर देश की समस्या को हटाना है तो एक होना पड़ेगा, और कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये काफिला आगे चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने लेकिन अगर किसी को गलतफहमी है तो कांग्रेस अपने दम पर भी पूरे देश में चुनाव लड़ने में सक्षम है। हमने चुनाव लड़े हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। आपने एक सवाल बढ़ा ही दिया, मोदी कैसे देश की समस्या? तो फिर उन्हें हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है? समस्याओं को तो हटाया जाता है। नहीं, आपको तो लगता होगा ना कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसी चीज़। फिर आप मुझसे कुछ ऐसा कहलवाना चाहते हो जो मैं कहना नहीं चाहता। नहीं, आप कहिए, बिल्कुल कहिए अगर कहना चाहते हैं आप। नहीं, मैं क्यों कहना चाहूँ? मैं मोदी जी का आलोचक हूँ लेकिन दुश्मन नहीं। ठीक है, मैं उन्हें देश का प्रधानमंत्री मानता हूँ। अगर वो अच्छा काम करते हैं कभी कभी तो मैं उसको अप्रिसिएट कर देता हूँ, बाकी मैं उनकी आलोचना करता हूँ। मुझे आलोचना करने का हक है, मुझे अधिकार है पूरा। मैं कांग्रेस के साथ हूँ और भगवान की कृपा रही। 24 से पहले पाला तो नहीं बदलेंगे ना? ये फैसला तो कांग्रेस पार्टी करेगी, मैं थोड़ी करूँगा। कांग्रेस पार्टी को सोचना है, मैं तो उनके साथ हूँ, लेकिन मैं सच बोलने से ना कभी डरा हूँ और ना डरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर बहुत अच्छे से बातचीत की, पूरी सफाई से उन्होंने अपनी बातें रखी है और साफ कहा है कि एकजुट होना पड़ेगा अगर मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।